हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल गुप्ता। वेलकम टू इंडो पाठशाला। आप सबका इंडो पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस सेट है और आप जानते हैं अगले महीने महीने अप्रैल में एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया। यानी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। ये भारत के किस रीजन में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। किन किस के बीच? देखिए, अंग्रेजों के जो लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनकी सेना थी और अंग्रेजों की सेना थी जिनके लीडर रॉबर्ट क्लाइव थे। ओके, कब हुआ था ये इवेंट? 23 जून 1757 को। ठीक है। सिराजुद्दौला जो है इसका उनका पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ओके, किस जिले में ये युद्ध हुआ है? तो आप कहेंगे नदिया जिले में। कहाँ पर? भगीरथी नदी के किनारे। ठीक है, डेट आपको मेंशन मैंने कर दी है 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। देखिए, गुलाम अली खान जो है ये किस घराने से थे? तो ये पटियाला घराने से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, ये आप इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं उनकी। और ये ठुमरी जो एक सिंगर्स होते हैं उसमें बहुत फेमस थे। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की अगर मैं बात करता हूँ तो 1962 में इन्हें मिला है और पद्म भूषण भी इन्हें 1962 में ही मिला था। ठीक है। और इन्हें जो है 20वीं शताब्दी का तानसेन भी कहा जाता है। आप इनका निकनेम कह सकते हैं, इन्हें 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके ये एक समय ऐसा कह सकते हैं आप कि बिल्कुल शागिर्द जैसे थे, उनसे इनकी अच्छी दोस्ती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा, ये फुल फॉर्म है नरेगा की, assures how many days of employment to each रूरल हाउस होल्ड। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के रोजगार का विश्वास दिलाता है या आश्वासन देता है? तो देखिए 100 दिनों का ये आश्वासन देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो 150 दिनों का आश्वासन देता है, उस बात की वो गारंटी देता है। ठीक है। देखिए एक बार फिर याद रखना, अभी वर्तमान में इसका नाम मनरेगा है। पहले इसका नाम 2005 में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका नाम नरेगा था। ठीक है। और एप्लीकेबल कब हुआ? ये 2 फरवरी 2006 में। ठीक है। स्टार्टिंग में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे एप्लीकेबल किया गया था, फिर बाद में धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसे एप्लीकेबल कर दिया गया। ओके, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ठीक है। न्यू नेम अब इसका क्या हो गया है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम हो गया है। शॉर्ट में आप मनरेगा इसे कह सकते हैं। ठीक है। ये कब एप्लीकेबल हुआ है? ये 2 अक्टूबर 2019 में हुआ है, सॉरी 2009 में हुआ है। सॉरी, देखिए 2 फरवरी यहाँ है, 2 अक्टूबर यहाँ है, तो डेट का इतना इश्यू नहीं है। फरवरी अक्टूबर है 2 ही। ठीक है। ये 2006 है तो ये 2009 है। 6 को अगर उल्टा लिख देंगे तो 9 ही होगा। ठीक है। 6 को अगर हम पलट दें तो 9 है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब इजीली आप इसे याद कर सकते हैं। ओके। और इससे कुछ चीज़ें और भी, हाँ, मंत्रालय की बात करेंगे तो मंत्रालय आप कहेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये आता है। पहला स्टेट कौन था? पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी कौन सा जिला था? बंदावली जिला था। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दाब को यानी प्रेशर को मेजर करता है? तो देखिए मैनोमीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है। और ये इसे प्रेशर गेज या वैक्यूम गेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम बैरोमीटर की तो देखिए जो प्रेशर होता है ना, दाब, हमारा ये वायुमंडल है, वायुमंडल के पास भी तो प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को कौन मेज़र करता है? आप कहेंगे बैरोमीटर। ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी है, रक्तचाप मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर को कहते हैं। ठीक है। आपने ब्लड प्रेशर में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, तो ये भी ब्लड प्रेशर से
संबंधित है। ठीक है, याद रखना सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ये दो ऐसे नाम हैं जो ब्लड प्रेशर से संबंधित हैं। कई बार पूछा भी गया है सिस्टोलिक क्या होता है, डिस्टोलिक क्या होता है और ये किस से जुड़े हैं, तो आप कहेंगे ब्लड प्रेशर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है यानी असत्य है। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश रोट द बुक, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने ही लिखी है, इनकी बुक है, ये बात सही है। ओके, गुजरात में पैदा हुए थे, ये बात भी सही है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ये बात भी सही है, आर्य समाज के संस्थापक थे, बट ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, ये गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय थे, तो ऑप्शन डी इसका वैसे यहाँ पे राइट आंसर है, लेकिन बात गलत है। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो 1882 में इन्होंने इस बुक को लिखा है। इस्टेब्लिशमेंट होती है अगर आर्य समाज की तो 1775 में मुंबई में। ठीक है, ये जो पब्लिश हुई थी बुक ये 1885 में उदयपुर में हुई थी। ठीक है, इनका बचपन का नाम मूलशंकर है। एक बार एक एग्ज़ाम का मैं वो पढ़ रहा था प्रीवियस ईयर, तो उसमें पूछा भी गया है इनमें से किस व्यक्ति का मूल नेम मूलशंकर था, तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती का। ठीक है, मूल नाम मूलशंकर है, यानी इनके बचपन का नाम मूलशंकर है। ठीक है, इनका एक स्लोगन था वेदों की ओर लौटो या रिटर्न टू द वेदास, ये इनका एक स्लोगन था। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्म समाज की, तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो होती है वो 20 अगस्त को होती है, 20 अगस्त को। ठीक है, कब होती है, 1828 में, ये आप याद रखेंगे। किसके द्वारा होती है, तो ये होती है राजा राम मोहन रॉय और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। ओके, कहाँ होती है, कलकत्ता में, तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। हीमा रणजीत दास एक भारतीय डैश है, हीमा रणजीत दास इज एन इंडियन। देखिए, हीमा दास का पहले याद रखना पूरा नाम है हीमा रणजीत दास। ठीक है, कौन है वो, रनर है यानी एथलीट हैं, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पहली भारतीय हैं ये। निकनेम की बात करोगे तो इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। कहाँ की हैं ये, आसाम की हैं, ये याद रखेंगे। उपनाम क्या है, ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, और हाँ, ये जो IAAF है अब इसका नाम क्या कर दिया है, अब इसका नया नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है 2001 से, ये भी आप याद रखेंगे। और हाँ, धावक हैं ये, तो दो धावक और नाम याद रखना धावक में ही आप, एक दुती चंद याद रखना, दूसरा PT ऊषा, ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कुछ नाम ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो चर्चाओं में होते हैं। तो हिमा दास, दुती चंद, PT ऊषा और धनलक्ष्मी तीनों ही रनर हैं, तीनों ही धावक हैं, तो याद रखना। ठीक है, अगस्त 2022 में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन थे। हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में फर्स्ट इंडियन हैं, कौन थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रामधर सिंह जी थे। ठीक है, रामधर सिंह जो हैं ये यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं और पहले भारतीय शामिल हुए हैं इसमें। ओके, और प्रोफेसर है ये कहाँ पर, अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये प्रोफेसर हैं, इमेज आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी जो फेम है उनके द्वारा जो है, सॉरी, वहाँ पर इन्हें इस हेरिटेज ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना इसको, इसलिए थोड़ा मुझे भी दिक्कत सी हो रही है, करंट का क्वेश्चन है ना। पुस्तक है गीत गोविंद, इसके राइटर कौन है, हु वॉज द ऑर्थर ऑफ गीत गोविंद। देखिए, गीत गोविंद जो ये है इसके राइटर है जयदेव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो गीत गोविंद पुस्तक है ना ये 12वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, इसमें एक संबंध जो है डिस्क्राइब किया गया है किसके बीच, कृष्णा, गोपी और राधा के, किस कहाँ पर, वृंदावन में। ठीक है, यानी वृंदावन में कृष्ण और गोपी और राधा के बीच जो संबंध थे उनको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ऑप्शन अगर विद्यापति की मैं बात करता हूँ तो इनकी एक फेमस बुक है पुरुष परीक्षा, याद रखना कई एग्जाम में ये भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, विष्णु शर्मा की अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी एक पुस्तक है पंचतंत्र, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और वेद व्यास को आप जानते हैं, वेद व्यास ने महाभारत लिखी है और महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता, जय संहिता इसका पुराना नाम था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जय संहिता,
याद रखेंगे, ठीक है। अप्रैल 2022 में प्रथम दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑनर्ड विद द फर्स्ट दीननाथ मंगेशकर अवार्ड हु वॉज। देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑप्शन सी, इनको दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है, पहला ही अवार्ड था, इनको मिला है, ठीक है। किसकी याद में दिया जाता है ये अवार्ड दिया जाता है जो रिसेंटली पासेज अवे, यानी 2022 की स्टार्टिंग में लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ, तो उनके सम्मान में और उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। समारोह कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 24 अप्रैल 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1922 AD by whom was it said that the Indian Constitution will be according to the wishes of the Indians? यानी 1922 में किसने कहा था कि भारतीय का जो संविधान होगा ना, जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो देखिए ये बात जो कही थी महात्मा गांधी जी ने कही थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने कहा था कि जो भारत का संविधान होगा भारत के लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और संविधान की डिमांड की बात करते हैं, कब हुई थी? तो अनऑफिशियली तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की है 1895 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनऑफिशियली यानी अनाधिकारिक तौर पर किसने कहा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑफिशियली MN रॉय जी ने 1934 में ये बात कही थी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, ये याद रखना। और संविधान में डेकोरेटिंग का काम किसने किया, तो आप कहेंगे नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है। एक शब्द और पूछा जाता है कि संविधान सभा में कोई भी बाहरी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, ये बात किसने कही थी, तो आप कहेंगे ये बात 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी कि संविधान सभा में कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। संविधान की सभा किसके द्वारा गठित हुई थी? देखिए संविधान की सभा अकॉर्डिंग टू विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म। संविधान सभा जो गठित हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी 3 नवंबर 1946 में, ठीक है। इसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा इंडियन पीपल ने वोट की है, उनके अधिकार के द्वारा इसका चुनाव हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 3 नवंबर 1946 को आया था, ठीक है, याद रखेंगे। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। देखिए भारत में जो अंग्रेजी शुरू हुई थी, या आप कह सकते हैं एज ए सब्जेक्ट उसे स्टडी करना शुरू किया गया था, तो 1835 ईस्वी में किया गया था। और गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो आप कहेंगे 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो भारत में 1835 है, ये आप याद रखना, अंग्रेजी वहाँ से शुरू हुई थी। किसके तहत हुई थी? कौन सा अधिनियम था? आप कहेंगे अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के द्वारा, ठीक है। विलियम बेंटिक जो थे जो ये गवर्नर जनरल थे, इन्होंने एक अधिनियम पारित किया था जिसके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा को एड ऑन किया गया है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट। हु इज़ द आर्थर ऑफ द बुक 1084 की माँ। ये एक अभी SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। 1084 की माँ पुस्तक के राइटर कौन है? तो ऑप्शन जो सी है महाश्वेता देवी, ये बंगाली राइटर हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और 1996 में इस पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, 1084 की माँ, ठीक है। आप इसे उपन्यास भी कह सकते हैं, पुस्तक भी कह सकते हैं। पद्म विभूषण की मैं बात करता हूँ तो 2006 में इन्हें मिला है। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 2005 में मिला है। और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है बंगाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू जो है सेनापति थे और उच्च पद पर थे। कितने परसेंट थे? लगभग 33% जो हिंदू थे वो ऑफिशियली एक अच्छे पद पर थे, ठीक है। इनका जो रॉयल नेम है आप कहेंगे तो इनका रॉयल नेम है आलमगीर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है 33%, ये तो इनके बाद कौन थे? तो शाहजहां थे, जिनके समय में 24% व्यक्ति ऐसे थे, मतलब हिंदू, जिनको उच्च पद दिए गए थे, ठीक है। आलमगीर का मतलब क्या होता है? आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता,
ठीक है, याद रखेंगे। आलमगीर या औरंगजेब का मतलब होता है विश्व विजेता। इनका वैसे क्या नाम था, अगर आप बात करते हैं इनका नाम, ये रॉयल नेम तो ये हो गया, इनका वैसे पुराना नाम जो था ना मोइनुद्दीन मोहम्मद था, याद रखेंगे। और ये छठे मुगल शासक थे जिसने भारत में राज किया था। ठीक है, और हाँ, अकबर के बाद दूसरा सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल कौन था, औरंगजेब था। इसका शासनकाल की बात करोगे तो कितना है, 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ठीक है, तो अकबर के बाद सबसे ज़्यादा राज इसने ही किया था, औरंगजेब। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ किसका पुत्र था, ये पुत्र था सातधावन का। ठीक है, उनका पुत्र था, ये अंतिम मुगल एम्परर है। पेन ले लेता हूँ मैं। ये कब से कब तक था, 187 बीसी से 180 बीसी तक था। ये बुद्ध धर्म का जो है प्रशंसक था, या बुद्ध धर्म को मानने वाला था। इसने रिकंस्ट्रक्शन का कुछ कार्य करवाया था। बुद्ध के जो स्तूप थे उसमें कौन कौन से, सांची का स्तूप और बरहुत जो स्तूप है, ये जो प्रमुख थे जिन्होंने इसने इसका रिकंस्ट्रक्शन कार्य करवाया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, आप पढ़ रहे थे अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ कहेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका सबसे महान शासक कौन था, तो आप कहेंगे सम्राट अशोक जो था इसका सबसे महान शासक था। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां 1980 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, देखिए भारत रत्न की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया है। ये इमेज है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। 2001 में भारत रत्न है। पद्म विभूषण जो है इन्हें 1968 में है। पद्मश्री 1961 में है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 1956 में इन्हें दिया गया है। एक बात और याद रखना, देखिए 4 सिविलियन अवार्ड हैं भारत में, एक है, चारों इनको मिले हैं। पहली बात ये जरूर याद रखना, ये ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चारों अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले तो मिल गया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। इसके बाद जो चारों सिविलियन हैं 1961 में मिल गया पद्मश्री, फिर उसके बाद पद्म भूषण है 1968 में। 1980 में जो प्रश्न भी पूछा है ये इन्हें पद्म विभूषण मिल गया, और भारत रत्न 2001 में मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मुंबई या महाराष्ट्र। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मुंबई या महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए, एराविकुलम नेशनल पार्क ये तो केरला में है, रामगंगा नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है। तो बचता कौन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो गांधी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में या मुंबई में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मुंबई के या महाराष्ट्र के और भी मैं नेशनल पार्क गिनवा देता हूँ आपको। एक तडोबा नेशनल पार्क है, एक गुगामल नेशनल पार्क है, एक नवेगांव नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क है। ये सारे कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। केरला के एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। केरला में साइलेंट वैली है, ये नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और अनामुडी सोला नेशनल पार्क है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द डूरंड कप 2022। 2022 का डूरंड कप किसने जीता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का है, आपको पता होना चाहिए। डूरंड कप पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डूरंड कप किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे फुटबॉल से। ठीक है, इस बार कौन जीता 2022 का, तो इस बार पहली बार जो जीता है बेंगलोर जीता है, बेंगलुरु एफसी आप कहेंगे, इसका पूरा नाम है। ठीक है, और फर्स्ट बार इन्होंने जीता है 2022 में। कप्तान कौन थे, सुनील छेत्री थे। ये पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ना ये अभी ये जो CHSL का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया है, लेकिन उसमें रनर अप पूछा गया है कि डूरंड कप का उप विजेता कौन है, तो उप विजेता है मुंबई FC। ठीक है, MTS में हो सकता है विजेता पूछ ले। ठीक है, एडिशन कौन सा था, यह 131वां एडिशन था। 1888 में शिमला में इसकी शुरुआत होती है डूरंड कप की। ठीक है, इस बार जो चीज़ें और बताता हूँ, इस बार 20 टीमों को इंक्लूड किया गया है। स्टार्टिंग में 16 टीम थी। ठीक है, याद रखेंगे। मोहन बागान और ईस्ट बागान दो ऐसी टीम हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार डूरंड कप को जीता है। कितनी बार, 16 बार, मोहन बागान ईस्ट बागान। ठीक है, याद रखेंगे।
कलकत्ता सॉल्ट लेक स्टेडियम में और किशोर भारती स्टेडियम में इसके कुछ मैच खेले गए हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर तुम स्टेट की बात करोगे तो 3 स्टेट में ये डूरंड कप हुआ है। कौन कौन से स्टेट में? मणिपुर, आसाम और कलकत्ता। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन किसकी कमी के कारण होता है? देखिए, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है। और ड्यू टू डिफिशियंसी ब्लड, एक सेकेंड मैं इसको पढ़ लेता हूँ। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यानी शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको एनीमिया हो जाता है। ठीक है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। कितना हीमोग्लोबिन एक मेल यानी एक व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए? तो आप कहेंगे 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसी लीटर होना चाहिए। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विच इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? देखिए, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? तो एक्सेलरेटिंग द चेंज इसकी फुल फॉर्म है। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो हरिद्वार है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ चली है? तो ये टैक्सी सर्विस चली है मुंबई में। ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ जल से। जल जन अभियान शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई है, मोदी जी ने की है। किस जिले में? सिरोही जिले में। ठीक है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार बना। ठीक है। हर घर जल पहला प्रमाणित स्टेट कौन है? तो आप कहेंगे गोवा। ठीक है। हर घर जल वाला राज्य भी यही है, गोवा। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ? आप कहेंगे 2019 में। ठीक है। उद्देश्य क्या था जल जीवन मिशन का? हर घर नल कनेक्शन करना। ठीक है। भारत की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में, बता चुका हूँ। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम लोदी का मकबरा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी लोकेटेड? देखिए, इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है ना, वो हरियाणा के पानीपत में स्थित है। ठीक है। 1526 में जो है पानीपत की लड़ाई होती है, 1526 में बाबर की और इब्राहिम लोदी में, जहाँ पे इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है और वहीं पे ये मर भी जाता है। ठीक है। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है। और ये लास्ट रूलर था लोदी वंश का, याद रखेंगे। लोदी वंश के जो 3 शासक थे उनके नाम बता देता हूँ। स्थापना किसने की थी, यानी संस्थापक कौन थे लोदी वंश के? आप कहेंगे बहलोल लोदी थे। ठीक है। कब हुई थी? 1451 में। ठीक है। सिकंदर लोदी हैं और फिर इब्राहिम लोदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला है। ठीक है। देखिए, लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात होता है। ठीक है। तो सेक्स रेशियो की बात करता हूँ तो केरला में 1084 था, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात इसी का था। पांडिचेरी में 1038 था। ठीक है। और तमिलनाडु में 995 था, याद रखेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर कौन है लिंगानुपात के मामले में सबसे ज़्यादा? तो आप कहेंगे पांडिचेरी है। ठीक है। सेंसस की बात करता हूँ, कब स्टार्ट इन हुआ था इंडिया में? तो 1872 में। और स्वतंत्र भारत के बाद जो सेंसस हुआ है तो आप कहेंगे 1951 में हुआ था। ठीक है। सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला राज्य है तो आप कहेंगे हरियाणा है। कितना था? 877 था। ठीक है। सबसे कम ओवरऑल की बात करूं तो मैं, कितना है ओवरऑल? दमन और दीव में सबसे कम रहा है। ठीक है। कितना था उनका था लिंगानुपात 618। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? देखिए, इंडिया फेमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, जो छठ पूजा है ना, वो सूर्य देव को समर्पित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सूर्य देव जो है, उनकी पत्नी जो पत्नी है उषा, और उन्हें छठी मैया भी कहते हैं, सूर्य देव को और उनकी पत्नी को ये समर्पित है। छठ पूजा को छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मेजरली ये किन राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसे मेजरली सेलिब्रेट किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब? देखिए पंजाब में ये लावणी नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। पंजाब के जो नृत्य हैं भंगड़ा, गिद्धा, लुड्डी, दंकरा, जूली, सम्मी और धामली, ये सारे जो नृत्य हैं ये पंजाब के हैं। ठीक है। और लावणी कहाँ का था? ये महाराष्ट्र का था। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखिए जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। तो उसके पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। सेकंड अब कौन बन गई है वर्तमान में? मनोज सिन्हा है। ठीक है। याद रखेंगे कब बना था? अगस्त 2019 में बनाया गया था। ठीक है। लद्दाख में जो लद्दाख यूटी बना था, लद्दाख में भी तो उपराज्यपाल बने थे। तो पहले कौन बने थे? राधा कृष्ण माथुर बने थे। याद रखना। जम्मू कश्मीर के पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। लद्दाख के पहले कौन थे? राधा कृष्ण माथुर थे। ठीक है। जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आप कहेंगे मनोज सिन्हा। तो लद्दाख के दूसरे कौन है? BD मिश्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये समझ लो। और क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल अभी कौन बन गए हैं? आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।